Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 28 December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important for examinations like UPSC, State PCS and SSC CGL and various other examinations. The Colombo Security Conclave CSC. India के NSA that is National Security Advisor who is Ajit Doval at present time recently took part in the 6th NSA meeting of the Colombo Security Conclave CSC. तो ये 6th NSA मीटिंग हुआ था जिसमें कि इंडिया के NSA ने पार्टिसिपेट किया था. Here the word Colombo clearly implies that it is something related to Sri Lanka. About Colombo Security Conclave, it is a regional security grouping जिसमें कि इंडिया भी है, श्रीलंका है, मालदीव है एंड मॉरिशस है. इसकी शुरुआत होती है 2011 में जब इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका ये तीनों कंट्री के जो एनएसए हैं और डेप्यूटी एनएसए हैं ये एक तरह का ट्राईलैटरल मीटिंग करते हैं फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन और बाद में धीरे धीरे ये एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग के फॉर्म में डेवलप कर गया या इवॉल्व कर गया. It came to a standstill after 2014 due to rising tensions between India and the Maldives. इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में 2014 में कुछ टेंशंस भी डेवलप होने लगा था तो वो एक अलग ही टाइम था. फिर 2020 में इस ग्रुपिंग में कुछ और रिवोल्यूशन होता है. मॉरिशस वाज एडेड इनटू दिस ग्रुपिंग और अब इस तरह से 4 मेंबर्स हैं. दोज 4 मेंबर्स आर इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड श्रीलंका. बांग्लादेश और सेशेल्स जो हैं वो 2 ऑब्जर्वर नेशंस हैं इस ग्रुपिंग के. ये ग्रुपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है या ये कहाँ फोकस करता है? तो दिस कॉन्क्लेव फोकसेस ऑन 5 पिलर्स: मेरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. ये 5 पिलर्स हैं जिस पर ये फोकस करता है. A permanent secretariat based in Colombo, established in 2021 to coordinate all activities and implement decisions made at the NSA level. So this was the topic about the Colombo Security Conclave. I hope you liked it. Recently, Kerala state government has urged the center to speed up measures for building a new dam at Mullaperiyar, Idukki district. केरल स्टेट की तरफ से मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज रॉसी ऑगस्टिन ने अपनी ये बात CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के एक मीटिंग में ये बात अपनी उन्होंने रखी. CWC के चेयरमैन हैं अभी कुशविंदर वोहरा. उन्होंने यह भी कहा कि केरला इज कमिटेड टू सप्लाइंग वाटर टू तमिलनाडु अंडर द मुल्ला पेरियार एग्रीमेंट. ये वर्ड मुल्ला पेरियार अगर आप ठीक से देख रहे हैं, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स मुल्लियार एंड पेरियार. मुल्लियार एंड पेरियार बोथ आर द रिवर्स विच फ्लोज इन केरला एंड तमिलनाडु. आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है ये केरला और तमिलनाडु के बीच का बाउंड्री है. ईस्ट साइड में तमिलनाडु है एंड वेस्ट साइड में केरला है और यहाँ पर ये रिवर है. और यहाँ जो डैम बना हुआ है ना, ओल्ड डैम, वो बहुत पुराना हो गया है और इतना पुराना हो गया है कि IIT रुड़की के कुछ एक्सपर्ट्स ने 2021 में ही इवन बिफोर उन्होंने अपना कुछ स्टडी किया था और उन्होंने कह दिया था कि ये डैम अब सेफ़ नहीं है. अगर कभी भी भूकंप या अर्थक्वेक, जिसके आप जानते हैं 6.6 रिक्टर स्केल से अधिक का अगर अर्थक्वेक आता है तो ये डैम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये टूट जाएगा. और जब भी ये टूटता है तो 35 लाख लोगों को ये इफ़ेक्ट करेगा और कई लाख लोगों की जानें जाएंगी. सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस. तो यहाँ पर एक न्यू डैम, एक रॉबस्ट न्यू डैम बनना चाहिए और इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट तीनों के बीच में एक सहमति बन चुकी है. और इसी को लेकर केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि आप काम में थोड़ा तेज़ी लाइए. लेट्स हैव अ रिवीजन ओवर सेंट्रल वाटर कमीशन. सेंट्रल वाटर कमीशन आखिर है क्या? इट इज़ अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट इज़ अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, presently functioning as an attached office of the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India. इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्टेटस ऑफ एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर होते हैं. ऑब्वियसली IAS होते होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत. ड्यूटीज़ क्या है? प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज और यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है. फंक्शन क्या है CWC का? बेसिन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट
अप्राइजल ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, इस्टेब्लिशिंग प्रोजेक्ट हाइड्रोलॉजी। इस तरह से जो भी इसके फंक्शंस है वो वाटर से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली रिवर वाटर से, रिवर मैनेजमेंट, इंटर स्टेट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ओके, मॉनिटरिंग द रिवर वाटर क्वालिटी, मॉनिटरिंग द वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स, डैम सेफ्टी। डैम सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, और यही कारण है कि केरला ने CWC मीटिंग में अपनी ये बात रखी है कि नया डैम जल्दी से बनाओ भाई। हाइड्रो मैकेनिकल डिजाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स, सिविल एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट, सर्वे इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं रिवर वाटर को लेकर के, वो सारा जिम्मेदारी CWC के पास है। मुल्लियार डैम के बारे में, मुल्ले पेरियार डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको देखना हो, इट इज़ ए मैसनरी ग्रेविटी डैम, ओके, सिचुएटेड ऑन द पेरियार रिवर इन तेक्खादी, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। बेसिकली आपको याद रखना है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में ये बना हुआ है। लोकेटेड 881 मीटर एबव सी लेवल, कार्डमम हिल पर ये बना हुआ है वेस्टर्न घाट्स के। द डैम इज बिल्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लियार एंड पेरियार रिवर, और यही कारण है कि इसका नेम मुल्य पेरियार है। मैंने आपको शायद बताया है पहले अभी। इट्स कंस्ट्रक्शन बिगन इन 1887 एंड वाज completed in 1895. The construction was carried out by the British Corps of Royal Engineers under the leadership of Pennysick. Dam was constructed with limestone and surkhi. सुर्खी क्या होता है? तो बर्nt ब्रिक पाउडर एंड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ये बन के तैयार हुआ था। डैम का पर्पज़ यही था कि जो पेरियार रिवर था ना, वो अरेबियन सी में पहले जाकर गिरता था। तो ऑब्जेक्टिव इस डैम को बनाने का ये था कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर था पेरियार, उसको ईस्ट वार्ड डाइवर्ट करना, जिससे कि वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरे। और उससे पहले थेनी, मदुरई, शिवगंगा एंड रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट को भी पानी देते हुए वो जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरे। द पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड अराउंड द डैम्स रिजर्वायर। Although the dam is located in Kerala, it is operated and maintained by the neighboring state of Tamil Nadu. और ये 999 ईयर्स लीज के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और ये ब्रिटिश रूल में बनाया गया था। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन था आपको मुल्य पेरियार डैम एंड CWC के बारे में यहाँ प्रोवाइड किया गया है। Recently, a black-necked grebe was sighted for the first time at होकरसर वेटलैंड, जम्मू एंड कश्मीर में ये वेटलैंड है, वहाँ ये स्पेशल क्रिएचर देखा गया था एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। देखो ये जो स्पेसीज है ये यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, वाइल ए रेजिडेंट पॉपुलेशन इज ऑल्सो फाउंड इन सब ट्रॉपिकल अफ्रीका। और ये कश्मीर में आया है, ऑब्वियसली ये माइग्रेट करके ही आया होगा। सो ब्लैक नेक्ड ग्रीब और ईयर्ड ग्रीब इज अ मेंबर ऑफ द ग्रीब फैमिली और वाटर बर्ड्स। साइंटिफिक नेम क्या है? पॉडीसेप्स निग्रोकॉलिस। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपसे तुरंत अभी बात किया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका और सब ट्रॉपिकल अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। यूजुअली मेजर्स बिटवीन 28 एंड 34 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड वेज 265 to 450 grams. It has a wingspan range of 20.5 to 21.6 in 50 to 55 सेंटीमीटर, यहाँ इंच है ये, सॉरी। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ और डाटा आपको दिया गया है। व्हेन इट इज इन नॉन ब्रीडिंग प्लमेज, दिस बर्ड हैज़ ग्रेइश ब्लैक अपर पार्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट्स इंक्लूडिंग द हेड, नेक एंड ब्रेस्ट आर कलर्ड ब्लैक और ब्लैकिश ब्राउन। ये इसका प्रोफाइल आपको यहाँ बताया गया है, कलर प्रोफाइल। लेग्स आर ए डार्क ग्रीनिश ग्रे एंड यूजेज मल्टीपल फोरेजिंग टेक्निक्स। इंसेक्ट को ये खाते हैं, उड़ते हुए इंसेक्ट को, या फिर वाटर के सरफेस से जो इंसेक्ट उन्हें मिलते हैं वो उन्हें खाते हैं। जनरली ये उड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये 6000 किलोमीटर दैट इज़ 3700 माइल्स का भी जो डिस्टेंस है वो कवर करके माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन जनरली ये उड़ना पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी आती है, माइग्रेट करना होता है जब, तो ये 6000 किलोमीटर तक माइग्रेट करते हैं। IUCN स्टेटस क्या है इसका? लीस्ट कंसर्न है। होकरसर वेटलैंड, होकरसर वेटलैंड को क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट है और लोकेटेड है ये श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका वाटर सप्लाई आता है झेलम बेसिन से, दैट इज दूध गंगा रिवर से ये वाटर प्राप्त करता है। ये वेटलैंड की बात अगर करें तो इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 13.75 स्क्वायर किलोमीटर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयन बायोजियोग्राफिक प्रोविंस ऑफ कश्मीर। और इसके बैकयार्ड में द स्नो ड्रैप्ड पीर पंजाल रेंज विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ 1584 मीटर देखने को मिलता है। और इट इज़ द ओनली साइट विद रिमेनिंग रीड बेड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ द एबोर्ड ऑफ
68 वाटरफॉल स्पेसीज, कुछ स्पेसीज के नाम यहाँ दिए गए हैं। लार्ज एग्रेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब, लिटिल कॉर्मोरेंट, कॉमन शेडलडक, tufted duck, and endangered white-eyed pockard coming from Siberia, China, Central Asia and Northern Europe। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है होकरशर वेटलैंड। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक, और थोड़ा यूनिक और अलग टॉपिक लगा मुझे ये। Recently, paleontologists from China and Brazil identified a new species of Kayo, Kaoyangop pterosaur. I'm sorry if I can't pronounce it well because I'm not from biology background. टेरासोर के बारे में अगर बताऊं तो ये कुछ इस तरह के दिखते थे। आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो ये हुआ करते थे, पूरे पृथ्वी पर इसका राज चलता था। ये डायनासोर के दूर के रिश्तेदार रहे होंगे उस समय, और ये हर मामले में अपने आप में यूनिक रहा। हम देखेंगे इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हम देखेंगे इस टॉपिक के बहाने। ए टेरासोर इज एनी ऑफ द फ्लाइंग रेप्टाइल्स दैट फ्लोरिश ड्यूरिंग ऑल पीरियड्स, ट्राइएसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस ऑफ द मेसोजोइक एरा। तो मेसोजोइक एरा के सारे पीरियड में ये फ्लोरिश होता है, ये इवॉल्व करता है। ऑल्दो टेरासोर्स आर नॉट डायनासोर्स, बोथ आर आर्कोसोर्स और रूलिंग रेप्टाइल्स। तो याद रखना कि टेरासोर और डायनासोर अलग अलग हैं। हालांकि दोनों आर्कोसॉर्स हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। और आर्कोसॉर्स का मतलब होता है रूलिंग रेप्टाइल्स। ऑब्वियसली डायनासोर भी एक तरह का रेप्टाइल ही था, भले ही जायंट था, लेकिन था तो रेप्टाइल ही। अ ग्रुप ऑफ विच बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो बिलोंग। तो आज के डेट में जो बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स हैं, कहा जाता है कि उनका इवोल्यूशन इन्हीं आर्कोसॉर्स से हुआ था। अगर बात करें हम टेरासोर के बारे में, तो ये फर्स्ट एनिमल थे आफ्टर इंसेक्ट्स टू इवॉल्व पावर्ड फ्लाइट, नॉट जस्ट लीपिंग और ग्लाइडिंग बट फ्लैपिंग देयर विंग्स टू जनरेट लिफ्ट। लिफ्ट पैदा करना यानी कि अपने आप को हवा में उठाए रखना, नीचे नहीं गिरने देना पंखों के बदौलत। ये सबसे पहले टेरासोर करने में सक्सेस हो पाया था। ट्रेवल थ्रू द एयर। Pterosaurs were not only the first reptiles capable of flight, they were also the first vertebrates to fly। तो वो पहले उड़ने वाले वर्टेब्रेट्स भी थे। It included the largest vertebrate ever known to fly, the late Cretaceous Quetzalcoatlus। I'm sorry if I can't pronounce it well। तो आपको पता रहना चाहिए बस कि अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है अब तक में, उसमें से सबसे बड़े साइज का वर्टेब्रेट जो फ्लाई करने में अब तक सफल हो पाया वो था क्वेजलकोएटलस, जो कि टेरासोर फैमिली का ही था, टेरासोर का ही एक स्पेसीज था। ओके, और ये क्रेटासियस पीरियड में हुआ था। द अपीयरेंस ऑफ फ्लाइट इन टेरासोर्स वाज सेपरेट फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स फ्लाइट और बैट्स फ्लाइट। बैट और बर्ड्स जिस तरह से फ्लाई करते हैं, उनके इवोल्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट था टेरासोर का फ्लाई करने का तरीका। टेरासोर्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू आइदर बर्ड्स और बैट्स एंड दस प्रोवाइड a classic example of convergent evolution। Their wings are formed by a sophisticated membrane of skin stretching from the thorax to a dramatically lengthened fourth finger। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं कि ये कहीं से भी फीदर के कारण इस तरह से नहीं डेवलप हुआ था, ये स्किन का ही मेम्ब्रेन हुआ करता था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इवोल्यूशन। ओके, द टेरासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट एट द एंड ऑफ द क्रेटासियस पीरियड, जो कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले आया था, और वहाँ मास एक्सटिंक्शन हुआ था, और उसी के दौरान ये सारे मारे भी गए थे, और परहैप्स डायनासोर भी मारे गए थे, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन बहुत सारे कारण माने जाते हैं, जिसमें एक कारण ये माना जाता है कि बहुत बड़ा एक मेटियोर आकर के अर्थ से टकराया था, एक उल्का पिंड आकर टकराया था और यहाँ पर पूरे लाइफ को ही ख़त्म कर दिया था, तो मास एक्सटिंक्शन आया था। और कुछ अलग अलग थियोरीज भी हैं इसको लेकर के, लेकिन हमें थोड़ा सा जानना था टेरासोर के बारे में और हमने जाना, सो दैट वाज द टॉपिक। Recently, scientists are sounding the alarm about the potential spread of condition known as chronic wasting disease (CWD) from animals to humans। ऑल्दो ये कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण नहीं होता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पता रहे कि ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है और ये न्यूरो प्रॉब्लम से रिलेटेड डिजीज़ है, और इसे वेटरिनरी मेडिसिन से जानवरों को क्योर किया जाता है। ऑब्वियसली ये एक वेटरिनरी डिजीज़ है, लेकिन ये एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट कर जाता है। CWD ऑल्सो नॉन एज जॉम्बी डियर डिजीज इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग डियर एंड अदर सर्विट्स। मेंबर ऑफ द डियर फैमिली को सर्विट्स कहा जाता है।
caused by the abnormal growth of a misfolded protein called prion। याद रखना, जो प्रोटीन होता है, नॉर्मल प्रोटीन होता है, वो अगर किसी भी सर्विट के को दिया जाए, यानी कि किसी भी डियर को दिया जाए, वो अगर किसी नॉर्मल प्रोटीन का कंजम्पशन करता है तो उसका जो सेहत है पूरा ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी उसी प्रोटीन में कुछ मिसफोल्डेड पार्ट आ जाते हैं, जिसे कि प्रायोन कहा जाता है। जब वे प्रायोन को कंज्यूम करते हैं तो प्रायोन कॉजेज हेल्दी ब्रेन प्रोटीन्स टू बिकम एबनॉर्मल, लीडिंग टू अ रेंज ऑफ सिम्टम्स, और उसी के बाद ये क्रॉनिक वास्टिंग डिजीज शुरू हो जाता है। इट इज़ कंटेजियस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रीली विद इन एंड अमॉन्ग सर्विट पॉपुलेशन, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कंटामिनेशन के कारण फैल सकता है। डायरेक्टली कैसे, तो जैसे एक डियर से दूसरे डियर में उसके माउथ और जो भी ऑर्गन का टच हो एक दूसरे के साथ, तो उसके कारण हो सकता है। इनडायरेक्टली कैसे, तो उनका सलाइवा, यूरिन, फैसेस एंड कैरकेसेस ऑफ CWD इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर दूसरे एनिमल में जाता है तो फिर हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, इट में टेक ओवर ए ईयर बिफोर एन इन्फेक्टेड एनिमल डेवलप्स सिम्टम्स। 1 साल लग जाता है इसके सिम्टम को सरफेस होने में, दिखने में। विच कैन इंक्लूड ड्रास्टिक वेट लॉस, जिसको कि वास्टिंग कहा जाता है। वेट लॉस आप सबको पता है, स्टंटिंग, वेस्टिंग। तो अचानक से एक ड्रास्टिक वेट लॉस आना शुरू होता है। स्ट्रम्बलिंग, लिस्टलेसनेस एंड अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। CWD इज पार्टिकुलरली कंसर्निंग बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल टू इफेक्ट बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये ह्यूमन में भी ट्रैवल कर सकता है ये डिजीज़, इसलिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होगा उसके इन्फेक्टेड मीट से भी कंजम्पशन करने पर ह्यूमन को ये डिजीज आ सकता है। और CWD इज फैटल टू एनिमल्स एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन्स। So this was the topic. I hope you liked it. Recently, a team of scientists from the Indian Institute of Geomagnetism have examined the long-term seasonal ionospheric observation at Indian Antarctica Station Bharati between 2010 and 2022, and also with solar activity following the sun's 11-year cycle. This observation is very important for the mankind. आपको बता दूं कि पोलर रीजन में जो आयनोस्फेयर होता है वो बहुत ही डायनामिक होता है। उससे पहले तो ये बता दूं कि आयनोस्फेयर क्या होता है। आयनोस्फेयर अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, और मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को पूरा पूरा कंप्राइज करता हुआ आयनोस्फेयर होता है। आयनोस्फेयर श्रिंक भी करता है, एक्सपैंड भी करता है, और ये समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, और यही कारण है कि इसको इस तरह से स्टडी किया गया है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल पर बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी बने हुए हैं अलग अलग कंट्री के, तो वहाँ पर कई सारे ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं वहाँ के स्टडी के लिए। लेकिन एंटार्क्टिका में उतने ज़्यादा ऑब्जर्वेटरी नहीं हैं। तो इंडिया का जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के साइंटिस्ट्स ने भारतीय स्टेशन से जो कुछ भी रिसर्च किया है, जो भी ऑब्जर्वेशन किया है, वो मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड related processes in the magnetosphere's ionosphere system as the magnetic field lines are vertical in this region। तो होता क्या है कि जो पोलर रीजन होते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल हो जाते हैं। आप सबको पता है कि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ क्या होता है पोल पर, ये जो भी मैग्नेटिक लाइंस होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पूरे वर्टिकल एकदम हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत सारा फिनोमेना डिफरेंट हो जाता है। सो हाईली डायनामिक यहाँ पर होता है सब कुछ, एंड एक्ट्स एज ए मेजर एनर्जी सिंक फॉर स्पेस वेदर इवेंट्स। ओके, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग लेयर विच ओवरलैप्स द मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये आयनोस्फेयर के बारे में एक डिटेल है। इट्स अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर एंड इट ग्रोज एंड श्रिंक्स डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इट अब्जॉर्ब्स फ्रॉम द सन। सन से अगर एनर्जी इसे मिलेगा तो ये एक्सपैंड कर जाता है, और जैसे एनर्जी इसकी कम होती है ये श्रिंक कर जाता है। Ionospheric observation in Antarctica are few compared to the Arctic region due to geographic limitations and limited number of stations। की पॉइंट्स की अगर बात करें जो मिला है हमें ऑब्जर्वेशन में, सो वी आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स बट वी आर ट्राइंग। डिकेड लॉन्ग आयोनोस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस एट भारती स्टेशन एंटार्क्टिका फाउंड ए substantial seasonal variation with maximum total electron count in equinoctial months followed by the summer and winter।
Scientists attributed the peak ionization of particle precipitation and transportation of convectional plasma from high latitudes. Also, the maximum ionospheric density in the summer months were 24 hours sunlight, where 24 hours sunlight is present, was about twice more than that of polar nights in the Bharti region. So, बहुत सारी बातें हैं. मूल रूप से यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि भारतीय रीजन, जो भारतीय रीजन है इंडिया का, जहाँ ऑब्जर्वेटरी है, उसके ऊपर पोलर नाइट्स में जिस तरह का आयोनोस्फेयर का डेंसिटी होता है, उसका दुगना डेंसिटी देखने को मिला जब वहाँ पर सनलाइट आना शुरू होता था. जब समर मंथ में 24 आवर जब सनलाइट ही होता था, तो वहाँ देखा गया कि आयोनोस्फेरिक डेंसिटी दुगना हो गया था. तो इस तरह का स्टडी किया गया है. सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सच लॉन्ग टर्म स्टडीज कैन हेल्प अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ द आयोनोस्फेयर ऑन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड टू मिटिगेट देम. So this was the topic, a very important science topic which is important for our examination. आपको पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिक में जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है, उसमें से एक ऑब्जर्वेटरी का नाम भारती है, और आयनोस्फीयर के लिए जो 11 ईयर साइकिल का पूरा स्टडी हुआ है वो भारती ने ही कंडक्ट किया है, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म भी शामिल था. सो दैट वाज द टॉपिक. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स लाइक Recently, children suffering from lysosomal storage disorders like Gaucher disease are facing a bleak future as their treatment has been stopped due to the exhaustion of one-time support from the Union Health Ministry. आपको पता होना चाहिए कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली गॉशर डिजीज़ से जो भी सफ़र कर रहे थे बच्चे, उनके इलाज के लिए एक वन टाइम कुछ मनी प्रोवाइड किया था ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके, और वो पैसे ख़त्म हो जाने के कारण वो पैसे एग्जॉस्ट कर गए. तो बच्चों का फ्यूचर अब ब्लीक हो चुका है, बहुत ही प्रॉब्लम में है वे सारे बच्चे. गॉशर डिजीज़ है क्या? इट इज़ एन इनहेरिटेड लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, टाइप ऑफ डिजीज दैट काउजेज फैटी सब्सटेंसेस स्फिंगोलिपिड्स टू बिल्ड अप इन योर बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन. तो बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन में जहाँ की सेल्स बनते हैं, वहाँ पर स्फिंगोलिपिड्स अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, और इस कारण से स्फिंगोलिपिड्स क्या करते हैं कि बोन्स को वीक कर देते हैं और ऑर्गन्स को इनलार्ज कर देते हैं. जैसे कि स्प्लीन को इनलार्ज कर देते हैं. स्प्लीन को इनलार्ज कर देने से ऑब्वियसली बॉडी में ब्लड कम होने लगेगा. लीवर को भी इनलार्ज कर देते हैं. आइज मूवमेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. येलो स्पॉट्स इन द आइज देखने को मिल जाता है. तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है. ब्लड की बात करें तो एनीमिया, फटीग और ट्रोम्बोसाइटोपेनिया, और बोन्स की बात करें तो जॉइंट पेन, डैमेज, लंग्स, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होने लगते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम उन बच्चों को आ रही थी, और गवर्नमेंट के कुछ पैसे प्रोवाइड कर देने से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ ट्रेजिडी वहाँ पर आ गई है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गॉशर डिजीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. आपको बता दूं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ओके, गॉशर डिजीज इज टाइप 1 इज ट्रीटेबल बट देर इज़ नो क्योर. तो ट्रीट तो किया जा सकता है टाइप 1 को, लेकिन क्योर नहीं है. इसके अलावा टाइप 2 की बात करूँ तो देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर गॉशर डिजीज टाइप 2. तो यहाँ ट्रीटमेंट भी नहीं है. टाइप 1 में क्या होता है कि इट अफेक्ट्स योर स्प्लीन, लीवर, ब्लड एंड बोन्स, डज नॉट इफेक्ट योर ब्रेन. टाइप 2 में क्या होता है? रेयर फॉर्म ऑफ द डिसऑर्डर अपियर्स इन बेबीज यंगर देन 6 months. इट कॉजेज इनलार्ज स्प्लीन, मूवमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीवर ब्रेन डैमेज हो जाता है. यहाँ टाइप 3 की बात करें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म विच अपियर्स बिफोर एज 10 एंड काउजेज बोन एंड ऑर्गन एबनॉर्मलिटीज एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. और टाइप 3 का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और इतना उसे क्योर किया जा सकता है कि टाइप 3 लिव इनटू देयर 20s और 30s, यहाँ तक वो अच्छे से जी सकते हैं. इतना तो क्योर किया जा सकता है. ट्रीटमेंट की बात करें, देयर इज नो क्योर फॉर गॉशर डिजीजेज, बट ट्रीटमेंट्स कैन रिलीव सिम्टम्स एंड ग्रेटली इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट गॉशर डिजीज. आई होप यू लाइक्ड इट. दिस इज अ काइंड ऑफ रेयर डिजीज. ओके, सो गवर्नमेंट का जो एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज, ORD, ही इसको देखता है. इसके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वही करता है. Recently, a research expedition in the Southern Ocean has mapped a string of sea mounts that help to shape the Antarctic circumpolar current. तो एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ये क्या है? आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी इसे कहा जाता है। ये है आपका एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट। ओके, और इसके भीतर आप देख पाएंगे जो ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंड एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, circulates clockwise around the continent, carrying more water around the globe than any other current. बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहता ही है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पर दिखने को मिलते हैं, विद मोस्ट एनिमल्स रिलाइंग ऑन द रिच फाइटोप्लैंक्टन फ्रॉम द एंटार्क्टिक कन्वर्जेंस। मरीन लाइफ इंक्लूड्स व्हेल्स, पेंगुइन्स, और ऑर्काज एंड सील्स। तो इस तरह का बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली ये जो आप अपने अभी देखा है एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट, ये क्यों होता है, तो रिसर्चर्स ने हाल ही के अपने एक्सपेडिशन में ये पता लगाया है कि देर इज ए काइंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सी माउंट्स। तो सी माउंट्स हैं वहाँ पर, जिसके कारण कि ऐसा होता है, और इसी कारण हमें सदर्न ओशियन के बारे में थोड़ा जानना है। तो सदर्न ओशियन इज़ वन ऑफ द 5 ग्रेट ओशियन बेसिन्स ऑन अर्थ। ये 34 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्मेशन हुआ था इसका, जब एंटार्क्टिका और अमेरिका दोनों एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट होने लगे थे, दोनों एक दूसरे से दूर ड्रिफ्ट होने लगे थे, क्रिएटिंग द ड्रेक पैसेज। ये ड्रेक पैसेज भी आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये है ड्रेक पैसेज, ये एंटार्क्टिका है, और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ चील। यू नो चील साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसका ये पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है। तो बीच में जो जगह बच गया उसी को ड्रेक पैसेज कहा जाता है। दिस इज ए काइंड ऑफ स्ट्रेट बट मोर वाइडर देन स्ट्रेट, सो दिस इज कॉल्ड पैसेज। ओके, सदर्न ओशियन की बात करें तो ये 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बिलो लाई करता है, इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। फिजियोग्राफी की बात करें अगर, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन फ्लोर इंक्लूड्स अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आप इस इमेज में देख रहे होंगे बैकग्राउंड में कि ये जो है ये एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है, और इसके चारों ओर ये जो येलो बाउंड्री में आप देख रहे हैं ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, लेस देन 160 miles wide, then that attains its maximum width of more than 2600 kilometer in the vicinity of the Weddell and Ross Sea. यहाँ strong winds, intense storm, dramatic seasonal changes and cold temperature देखने को मिलते हैं, dominated by the Antarctic circumpolar current ACC, the longest, strongest, deepest reaching current on Earth. तो ये सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है, और बेसिकली हमें ये पता रहना चाहिए कि जो एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट आता है उस रीजन में, उसका एक कारण होता है स्ट्रिंग ऑफ सी माउंट्स, जैसा कि भी हाल के एक रिसर्च एक्सपेडिशन ने बताया है। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। इन ऑर्डर टू मेक डिजिटल पेमेंट्स मोर सिक्योर, सेफ एंड साउंड, द आरबीआई हैज़ नाउ इनेबल्ड कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन थ्रू कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इस टॉपिक में कुछ भी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन होता क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि ये कार्ड इशूइंग बैंक्स को कैसे हो गया। एक्चुअली क्या है कि अभी ये जो COFT का टेक्नोलॉजी है या COFT का जो मेथड है, प्रोसेस है, ये मर्चेंट के थ्रू हुआ करता था, ओनली मर्चेंट के थ्रू हुआ करता था। लेकिन अब यानी कि वेंसडे को जो RBI का गाइडलाइन आया है, इसके बाद जो कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं वो भी अब ऐसा कर सकते हैं, COFT को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मर्चेंट कैसे इनिशिएट करते थे। तो एट फर्स्ट, व्हाट इज़ टोकनाइजेशन और कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, COFT। तो टोकनाइजेशन रिफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेट कोड कॉल्ड द टोकन। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन, रिक्वेस्टर एंड डिवाइस। तो इसको ऐसे समझो पहले, अगर आप 2020 में अमेजोन के वेबसाइट पर आप जाते और आप कुछ खरीदते, और आप अगर उसमें सेलेक्ट करते कि मैं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही पे करूँगा, तो एक पेज खुल जाता, वो अमेजोन के ही वेबसाइट का पेज होता। उस पर आप अपने कार्ड के सारे डिटेल भरते, जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर होता है, आपका नेम होता है उस पर, आपका एक्सपायरी डेट कार्ड का और CVV डिटेल, और सब कुछ भरने के बाद लास्ट में पिन मांगा जाता आपसे, और पिन आप जब प्रोवाइड कर देते तो पेमेंट हो जाता। आप एकदम सिक्योर फील करते और पेमेंट हो जाता। देखो, अमेजोन का वेबसाइट बहुत ही रोबस्ट है, लेकिन अगर किसी स्टार्टअप का कोई वेबसाइट है, और शुरू में तो वो स्टार्टअप बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाद में फिर कोलैप्स कर गया और उसका डाटा किसी ने हैक कर लिया,
तो जितने भी कस्टमर का उसमें जो कार्ड का डाटा है, जितने भी कार्ड होल्डर का डाटा है, उनके लिए तो बहुत बड़ा फिनेंशियल रिस्क आ गया, बहुतों के पैसे भी उसमें चोरी हो गए। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, कोई भी मर्चेंट अपने पास कार्ड ऑन डाटा नहीं रख सकता है, उसको टोकनाइजेशन प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये टोकनाइजेशन प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं। आपने जैसे ही कोई सामान को सिलेक्ट किया, ऐड टू कार्ट किया एंड देन प्लेस योर ऑर्डर एंड पे का ऑप्शन आता है। जैसे ही आपने पे पर क्लिक किया और आपने सिलेक्ट कर लिया है कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, तो इस तरह का कुछ भी आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो क्या होता है, वो जो मर्चेंट का वेबसाइट होता है, मर्चेंट यानी कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, वो टोकनाइजेशन का प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इसी का ये जो न्यूज़ है ये इसी बात का है कि पहले सिर्फ मर्चेंट ही इनिशिएट कर सकता था टोकनाइजेशन प्रोसेस। अब ये जो जिस बैंक ने आपको ये एटीएम कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, अब वो बैंक भी इसे इशू कर सकता है टोकनाइजेशन प्रोसेस। फिलहाल हम देखते हैं कि टोकनाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है। तो मर्चेंट ने यानी अमेजन ने टोकनाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया और आपसे कंसेंट लिया, आपने फिर से एक बार ओके किया कि हाँ हाँ पेमेंट करना है, तो तुरंत वो जो मर्चेंट है आपका, अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, तुरंत आपको लेकर सीधे चले जाता है कार्ड नेटवर्क पर। कार्ड नेटवर्क बहुत सारा है, वीज़ा है, ठीक है, उसके बाद मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, तो इस तरह से बहुत सारे कार्ड नेटवर्क हैं। तो वो आपको कार्ड नेटवर्क के साइट पर लेकर चला जाता है, कार्ड नेटवर्क के पोर्टल पर लेकर चला जाता है, और आप देखेंगे कि उसके बाद एक नया ही पॉपअप खुल जाता है। वो पॉपअप अलग होता है, और फर्स्ट टाइम अगर आप इस वेबसाइट पर कुछ खरीद रहे हैं तो उस पॉपअप में आपको अपने कार्ड के सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं। और एक बार कार्ड नेटवर्क सब कुछ अगर देख लेता है कि हाँ आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, तो फिर वो क्या करता है कि वो एक टोकन प्रोवाइड करता है उस मर्चेंट को। याद रखना, ये कार्ड नेटवर्क मर्चेंट को क्या देगा, मर्चेंट को देगा टोकन, ठीक है, मर्चेंट को देगा टोकन, ओके, टोकन देगा मर्चेंट को। एट द सेम टाइम ओटीपी देगा आपको, आपके पास क्या आएगा, ओटीपी, कस्टमर के पास ओटीपी और मर्चेंट के पास टोकन। तो मर्चेंट के अपने वेबसाइट पर चला गया टोकन, उसके डाटाबेस में टोकन गया, और कस्टमर के डाटाबेस में, कस्टमर के फ़ोन में आया ओटीपी। अब कस्टमर जैसे ही मर्चेंट के साइट पर जाकर वो ओटीपी डालेगा विद सीवीवी प्रिंटेड ऑन इट से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जैसे ही वो ये प्रोवाइड करेगा मर्चेंट को, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जितने पैसे का ये पेमेंट होना था वो पैसे का पेमेंट हो जाएगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। वो जो टोकन कार्ड नेटवर्क ने प्रोवाइड किया है मर्चेंट को, मर्चेंट के पास वो टोकन सेव रह जाएगा, और यही जो टोकन सेव है मर्चेंट के पास, इसी को कहा जाता है कार्ड ऑन फाइल। ओके, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। यानी कि आपका जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अब उस मर्चेंट के पास आ गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपके कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ नहीं आया। 16 डिजिट का कार्ड है, आप देखेंगे कि वहाँ पे इस तरह से कट लगा हुआ रहता है, 12 कट के बाद, इस तरह से 12 कट के बाद आपको 4 डिजिट लिखा हुआ रहता है, और बाकी के 12 डिजिट यहाँ पर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेजोन आपसे छुपा रहा है, एक्चुअली अमेजोन को भी पता नहीं है। अमेजोन को भी जो कोड, जो टोकन भेजा है इस नेटवर्क ने, कार्ड नेटवर्क ने, तो उसने पूरा का पूरा आपका कार्ड डिटेल नहीं दिया है। एक ऐसा टोकन दिया है, बस कंफर्म कर दिया है कार्ड नेटवर्क ने कि हाँ हाँ अपना ही आदमी है, कार्ड है इसके पास, कार्ड वैलिड है, चलो मेरे तरफ से ये टोकन रख लो, कभी भी ये कार्ड वाला आएगा तो इस टोकन से तुम पेमेंट करने का कोशिश करना, ओटीपी उसके फ़ोन पे हम गिरा देंगे, और वो आदमी जैसे ही ओटीपी तुमको देगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कार्ड का डिटेल नहीं दिया है कार्ड नेटवर्क ने। कार्ड नेटवर्क ने कहा है कि ठीक है, तुमको मैंने एक टोकन दे दिया है, टोकन रखो अपने पास, ठीक है ना। तो एक्चुअल कार्ड डिटेल नहीं दिया है, और ये टोकन अगर अमेजोन को मिला है तो ये टोकन सिर्फ अमेजोन ही काम कर पाएगा, अमेजोन ही सिर्फ उस कस्टमर के लिए यूज कर पाएगा, ठीक है ना। अमेजन के पास अगर लॉगिन किया हुआ है मैंने, अगर अमित ने लॉगिन किया हुआ है अमेजन में और वहाँ पर एक टोकन बन गया है, तो सेम लॉगिन आईडी करके फिर से अगर कुछ परचेज करेगा तो फिर से उसे कार्ड नेटवर्क पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस टोकन पर ही पेमेंट हो जाएगा। और इसी को कार्ड ऑन फाइल कहा जाता है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन कहा जाता है। लेकिन इसमें ये टोकन डिटेल कोई चुरा भी ले तो उससे कुछ नहीं कर पाएगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा अकाउंट से, क्योंकि इस टोकन से सिर्फ अमेजोन को ही राइट है कि वो कुछ पेमेंट बना सकता है, उस पर भी ओटीपी तो हमेशा लगेगा।
आई होप ये बात सारी आपको समझ में आ गई होगी। फॉर मेकिंग पेमेंट टू अ डिफरेंट मर्चेंट और फ्रॉम ए डिफरेंट कार्ड, टोकनाइजेशन विल बी डन अगेन। अगर आपको फ्लिपकार्ट से फिर से पेमेंट करना है फर्स्ट टाइम, तो फिर से टोकनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा शुरू से लास्ट तक। ओके, तो इस तरह से चलती है गाड़ी। तो आरबीआई का ये गाइडलाइन है। तो अब तक मैंने बार बार मर्चेंट का नाम लिया है, तो अब जो नया गाइडलाइन आया है इसमें मर्चेंट तो इनिशिएट कर ही सकता है टोकनाइजेशन का प्रोसेस, लेकिन साथ साथ जिस बैंक ने आपको वो कार्ड दिया है वो बैंक खुद से भी कर सकता है। इससे क्या होगा, तो इससे कार्ड होल्डर में टोकनाइज द कार्ड एट एनी टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। कार्ड उसे मिलता है, ठीक उसी समय वो कर सकता है। जैसे कार्ड मिला तुरंत वो अमेज़न के साथ टोकनाइजेशन कर लिया, फ्लिपकार्ट के साथ टोकनाइजेशन कर लिया, इंडियन रेलवे के साथ टोकनाइजेशन कर लिया। जहाँ जहाँ उसे लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए, बाद में समय मेरा बचेगा, तो वो शुरू में ही करके रख लेगा। ठीक है। कार्ड टोकन सो इशूड मे बी आइदर बाय द कार्ड नेटवर्क और द इशूअर और बोथ। जनरेशन ऑफ COFT टोकन्स फॉर अ कार्ड कैन बी इनेबल्ड थ्रू मोबाइल बैंकिंग। अब ये मोबाइल बैंकिंग के भी थ्रू हो जाएगा इनेबल। पहले तो मर्चेंट के थ्रू होता था, तो फिर उसमें जिस बैंक से आपने कार्ड लिया है उसका रोल नहीं था, लेकिन अब जब उसका रोल है तो मोबाइल बैंकिंग से भी ये हो जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स से हो जाएगा ये काम। तो बहुत ही इसमें एडवांटेजेस मिलने वाले हैं लोगों को। सो जो क्लासिकल एडवांटेज है वो तो यहाँ आपको लिस्टेड यहाँ है ही, कि टोकन जो है मास्क कर देता है ट्रू डिटेल ऑफ योर कार्ड को, और 16 डिजिट नंबर विद अ यूनिक टोकन किसी भी मर्चेंट को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से सारी बातें होती है। आई होप इस टॉपिक के साथ मैंने जस्टिस किया है। मैं इसे समझाने में शायद सक्सेसफुल रहा हूँ जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ओके। Recently, Indian Navy's Information Fusion Center for Indian Ocean Region (IFCIOR) was in news because on December 19th, Indian Navy evacuates injured sailor from Malta ship hijacked in Arabian Sea. And all these events happened, and behind all these events, Indian Navy's Information Fusion Center for Indian Ocean Region (IFCIOR) played a quiet but crucial role in the back end। ये पीछे से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क प्ले किया है, बिकॉज IFCIOR के दौरान ही जो हाईजैकिंग का इंसिडेंट हुआ था MV रुएन का, ये अनफोल्ड हुआ था, क्योंकि इसी IFCIOR के द्वारा नेवी और जो शिप के ऑनर हैं वो सब आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए थे। तो थोड़ा इसलिए ये न्यूज में है IFCIOR, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। इसका फाउंडेशन हुआ था 22 दिसंबर 2018। टाइप मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर, और हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में। कोलैबोरेशन फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। It was established by the Government of India at Information Management and Analysis Center गुरुग्राम in 2018। तो IMAC में इसकी स्थापना हुई थी। IMAC में इसकी स्थापना हुई थी IFCIOR की। इसके अलावा द सेंटर एम्स एट स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन बाय बिल्डिंग अ कॉमन कोहेरेंट मैरीटाइम सिचुएशन पिक्चर एक्टिंग एज अ मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हब। द सेंटर ऑल्सो होस्ट्स इंटरनेशनल लाइसन ऑफिसर ILOs फ्रॉम 12 पार्टनर नेशंस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापान, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, श्रीलंका, सेशल्स, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस तरह से 12 पार्टनर नेशंस के 12 ILO ऑफिसर इसमें सब जुड़े रहते हैं। द सेंटर मॉनिटर्स द इंडियन ओशियन एंड एडजॉइनिंग सीज टू अंडरस्टैंड ईच रीजन एंड जनरेट्स वेरियस पीरियोडिक रिपोर्ट्स, जैसे WMSU मंथली मैरीटाइम सिक्योरिटी अपडेट्स, MMSU, इस तरह से रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। और बेसिकली इसका जो भी वर्क होता है ना, तो वो मिलिट्री शिप के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कमर्शियल शिप्स के लिए होता है। मिलिट्री शिप के लिए जो भी वर्क होता है वो क्लासिफाइड नेटवर्क के अंतर्गत आता है, जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ऑपरेशन देखा करते हैं। इट इज़ जॉइंटली ऑपरेटेड बाय नेवी एंड कोस्ट गार्ड। ये IMAC की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। तो ये नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों के द्वारा देखा जाता है, ऑपरेट किया जाता है। दिस इज़ द मेन सेंटर ऑफ नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम NC3I। तो ये कुछ जो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है ये आपको मैंने दिया रिलेटेड टू IFCIOR। दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिफोर गोइंग आई वॉन्ट टू से दैट आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट गिव्स अस इनॉर्मस एनर्जी। आई कांट टेल इट इन वर्ड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।